नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग सिंक्रोनस मशीन के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सिंक्रोनस मशीन में दो टेस्ट होते हैं, एक ओपन सर्किट टेस्ट, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? इसका हम लोग सिंक्रोनस मशीन के पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये दो टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा सिंक्रोनस मशीन का इम्पीडेंस मतलब ZS, रिएक्टेंस, एक्सेस और वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन यदि सिंक्रोनस मशीन बड़ी होती है, सिंक्रोनस जनरेटर बड़ा होता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन इस मेथड से निकालते हैं। अदरवाइज स्मॉल सिंक्रोनस मशीन के लिए या स्मॉल अल्टरनेटर के लिए हम लोग डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ते हैं। हमें पता चल गया ये टेस्ट क्यों पढ़ा जाता है। इसका रीज़न ये है कि सिंक्रोनस मशीन के पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें टेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट कैसा किया जाता है। जैसे इसका नाम से पता चल रहा है कि ओपन सर्किट टेस्ट मतलब हम सिंक्रोनस मशीन के टर्मिनल को मतलब आर्मेचर वाइंडिंग को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद उसको हम रेटेड स्पीड पर क्या करेंगे, घुमा देंगे। रेटेड स्पीड बोले तो सिंक्रोनस स्पीड, उसको हम क्या करेंगे, सिंक्रोनस स्पीड पर हम अल्टरनेटर को घुमा देंगे और टर्मिनल को ओपन रखेंगे। टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हमें फाइंड आउट करना होता है, इसलिए हम उसे वोल्ट मीटर लगा देंगे। वोल्ट मीटर के द्वारा ओपन रखेंगे। क्योंकि वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है वोल्ट मीटर का। अतः अगर हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं तो भी उसका टर्मिनल क्या रहेगा, ओपन रहेगा। इसके बाद क्या करते हैं, उपरोक्त ये जो कंडीशन था रेटेड स्पीड और ओपन टर्मिनल के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये आपका फील्ड वाइंडिंग है और ये आपका क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। कैसे फील्ड वाइंडिंग को इंक्रीज करेंगे, अगर इसका फील्ड करेंट मतलब IF की वैल्यू क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे IF की वैल्यू, तो फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फील्ड के इंक्रीज कब तक करेंगे, जब तक कि यहाँ का वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है ये एक्चुअल में ये ओपन है, तो इसलिए EF की वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा जब तक कि EF की वैल्यू अपने रेटेड का 125% तक ना बढ़ जाए। मतलब इसको हम क्या करेंगे, ओवर एक्साइट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ का जो वोल्टेज होगा रेटेड जनरेटेड EMF का क्या हो जाएगा, 125% बढ़ जाता है। वही हमने लिखा भी है। उपरोक्त कंडीशन के बाद फील्ड करंट को धीरे धीरे 0 से तब तक इंक्रीज करते हैं जब तक कि जनरेटेड EMF का मान रेटेड EMF से 125% तक नहीं हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ओपन सर्किट टेस्ट तो ये आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इस टेस्ट की हेल्प से एक होता है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक खींचा जाता है। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें दो पैरामीटर की आवश्यकता होती है। एक होता है फील्ड करंट और दूसरा होता है जनरेटेड EMF। तो जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो हमने वहाँ से पीछे स्लाइड से हमने क्या प्राप्त किया था, EF प्राप्त किया था, जनरेटेड EMF और IF प्राप्त किया था। इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक ग्राफ खींचेंगे। इस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ये आपका ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब बात होता है ये जो EF है, ये EF जो आपका है, ये EF यहाँ से प्राप्त करेंगे और ये IF यहाँ से प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं कि कौन X एक्सिस पर होगा और कौन Y एक्सिस पर होगा, क्योंकि अब आप सोचेंगे EF को X पर रखें कि IF को
एक्स पर रखें, क्या होता है, एक एक्स पर जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, एक्स पर इंडिपेंडेंट होता है, वाई पर डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। अतः इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो ई एफ बढ़ेगा, मतलब आई एफ क्या है, इंडिपेंडेंट है, और ई एफ क्या है, डिपेंडेंट है। तो इसको अगर हम ग्राफ से लिखना चाहें तो इसको ये लिख सकते हैं, ई एफ फंक्शन ऑफ आई एफ, मतलब ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट है फील्ड करंट और ये क्या है, डिपेंडेंट है। अतः हम लोग क्या करेंगे, आई एफ को, फील्ड करंट को एक्स एक्सिस पर रखेंगे और टर्मिनल वोल्टेज को या ई एफ को, जनरेटेड ई एम एफ को क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर रखेंगे। अब देखिए क्या बात करते हैं, जो ई एफ का फार्मूला होता है हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ई एफ इक्वल टू होता है 4.44 एन फाई एफ। यह एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ना कि स्पीड है। अब जितना ज़्यादा फील्ड को बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा फील्ड को बढ़ाएंगे आपका क्या होगा, ये वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो आप देखिए ये वोल्टेज धीरे धीरे क्या, आप फील्ड को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, इसी के प्रोपोर्शनल रहता है। फील्ड बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होगा। अब आप देख रहे होंगे धीरे धीरे ये जाने के बाद ये क्या, ग्राफ ये बेंड होने लगता है। क्यों होने लगता है, ये सेचुरेशन रीजन आने लगता है। अब बोल देंगे सेचुरेशन क्या होता है, जो हम लोग एमएमएफ जनरेट करते हैं वो क्या होता है, एयर गैप में फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक सीमा के बाद, एक लिमिट के बाद कोर भी क्या करने लगता है, उस फ्लक्स को लेने लगता है। और जब वो फ्लक्स को लेने लगेगा तो ये फ्लक्स यहाँ पर फील्ड यूटिलाइज नहीं करेगा, यहाँ पर वोल्टेज इस, यहाँ फ्लक्स नहीं बनेगा, जिससे ये फील्ड जो जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लक्स किसमें यूज होने लगा, आयरन कोर में यूज होने लगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आपने देखा, तो ये लाइन अगर यहाँ पर आयरन कोर नहीं होता तो ये क्या होती, सीधी लाइन होती। चूंकि यहाँ पर आयरन कोर है तो ये फ्लक्स को क्या करेगा, इस फील्ड करंट को आयरन पार्ट में क्या होगा, ये आयरन पार्ट के एमएफ में क्या होगा, यूटिलाइज होने लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो जनरेटेड ईएमएफ क्या हो जाएगा, उसका बढ़ने की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या धीरे धीरे रुक जाएगी। हम जैसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ रुक गई है। तो अगर ये मेरा आयरन कोर में एमएफ नहीं यूटिलाइज होता तो ये सारा फ्लक्स किस में जाता, एयर गैप में फ्लक्स में यूटिलाइज होता है। अतः ये लाइन हमें क्या प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एयर गैप लाइन बोलते हैं। तो इतना समझे। तो इस तरह से ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक हुआ, ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हुआ, जो फील्ड करेंट और जनरेटेड ईएमएफ के बीच में ड्रा किया जाता है। अब बात करते हैं, एक चीज आपने देखा है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये ग्राफ क्या होता है, ये आपका कर्व, मतलब लीनियर नहीं होता है, नॉन लीनियर होता है। ध्यान रखिए, क्योंकि इसको फिर से हम आगे जाकर इसको हम क्लियर करेंगे। कुछ में मतलब ये नॉन लीनियर है, आगे आपको हम लोग शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो उसमें लीनियर मिलेगा, तो इसका देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। अब बात करते हैं, इस ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का एक दूसरा नाम है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। इसका दूसरा नाम नो लोड क्यों नो लोड बोला गया है, क्योंकि इस पर ये तो ओपन है, इस पर कोई लोड तो है नहीं, इसलिए इसका दूसरा नाम नो लोड कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद इसका एक और नाम होता है सैचुरेटेड कैरेक्टरिस्टिक। इसके अलावा इसका एक तीसरा नाम है मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक। मतलब इस OCC के अलावा इसके 3 नाम और हैं, लेकिन मेनली इसका जो कॉमन नेम है वो OCC कैरेक्टरिस्टिक ही है। अब हम लोग बात करते हैं इसका ग्राफ को हम लोग कैसे खींचेंगे, ड्रा करेंगे, मतलब ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करते हैं। तो नो लोड कंडीशन में आपका क्या मिलेगा, यहाँ पर कोई करंट नहीं बहेगा, यहाँ पर कोई करंट, IA की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये क्या ओपन है। अब जब ये ओपन है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि EF इक्वल टू क्या ले सकते हैं, ये पूरा IA XAR, IA XL, IA RA
प्लस वी टी। चूंकि यहाँ पर आई ए क्या है, जीरो है, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो होते हैं। यहाँ से आप देखिए ई एफ इक्वल टू वी टी आई ए आर ए जे आई ए एक्सएल एक्स ए आर हमने लिख दिया। चूंकि आई ए क्या आपका जीरो है, अतः ई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई एफ की वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाएगी, देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल आपको ये क्या होता है, जनरेटेड ईएमएफ होता है, और आर्मेचर रिएक्शन के बाद जो वोल्टेज मिलता है उसको बोलते हैं एयर गैप ईएमएफ बोलते हैं, जिसको स्मॉल ई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यही हमें एक्चुअल में हमें प्राप्त होता है ईएमएफ आर्मेचर रिएक्शन के बाद। अब बात करते हैं इसका फेजर डायग्राम कैसा बनेगा। जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं कि फ्लक्स की वैल्यू हमेशा ईएफ से 90 डिग्री लीड करता है, तो ये हमने ईएफ बनाया और फ्लक्स क्या करेगा, इससे 90 डिग्री लीड करेगा, तो ये हमने ये लिख दिया 90 डिग्री, ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अब चूंकि ईएफ की वैल्यू किसके बराबर होगी, ईआर के बराबर होगी और बीटी के बराबर। चूंकि ये ओपन है तो बीटी ईआर और ईएफ क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए क्या होता है, जो आर्मेचर रिएक्शन के बाद जो फ्लक्स प्राप्त होता है उसको फाई आर बोलते हैं, तो उससे जो वोल्टेज पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं, ईआर बोलते हैं। ये फाई एफ से ईएफ मिलता है, और ये फाइनली जो टर्मिनल पर जो वोल्टेज मिलता है वो बीटी मिलता है। यहाँ पर ओपन सर्किट है, इसलिए ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं, तो सेकेंड टेस्ट है मेरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। अब बात करते भाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या है। प्रीवियस जैसे ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग स्पीड को और कांस्टेंट रखते हैं और टर्मिनल को ओपन रखते थे, बट यहाँ पर टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट रखते हैं। अब शॉर्ट सर्किट रखने के या तो आप डायरेक्ट तार से कनेक्ट कर दीजिए, या टर्मिनल को आर्मेचर के टर्मिनल को एमीटर से क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए हम लोग इसको एमीटर के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, तो ये दो कंडीशन मुझे मिला शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमने स्पीड को कांस्टेंट रखा और टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग फील्ड करंट को क्या करते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक कि ये शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू आर्मेचर रेटेड करंट से, इसमें यहाँ पर ये तो आर्मेचर करंट है, तो आर्मेचर का जो रेटेड करंट होगा इसका कितना हो जाए 150%, मतलब 125 से लेकर के 150% तक ना हो जाए। अतः क्या बोलते हैं, अगर रेटेड करंट आर्मेचर का 100 एम्पियर है तो हम लोग फील्ड को तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक कि शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू 125 एम्पियर से लेकर के 150 एम्पियर तक नहीं हो जाता है। अब देखिए क्या है, इसमें क्या करते हैं, जैसे ये 150 एम्पियर होगा, मतलब रेटेड का 125% से लेकर 150% तक होगा, तो इसको हम बहुत देर तक टेस्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग में हीटअप जनरेट होगा, जिससे वो क्या हो सकता है, बर्न कर सकता है। ओसीसी में या ओपन सर्किट टेस्ट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इजली रीडिंग को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रीडिंग को बहुत इंस्टेंटली लिया जाता है, जिससे मेरा आर्मेचर वाइंडिंग ना जले। वही चीज़ हमने यहाँ लिखा भी है कि फील्ड करंट को धीरे धीरे जीरो से तब तक इंक्रीज करते हैं जब तक कि शॉर्ट सर्किट करंट का मान रेटेड करंट का 125% से 150% तक बढ़ नहीं जाता है। अब बात करते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं। यहाँ से हमें दो डेटा मिल जाता है, एक हमें मिल जाता है कि फील्ड करंट, और दूसरा मिल जाता है ये शॉर्ट सर्किट करंट आईएससी मिल जाता है। अब इन दोनों की हेल्प से क्या करेंगे, इन दो डेटा की हेल्प से, मतलब आईएफ और आईएससी की हेल्प से हम लोग एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक खींचते हैं। उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक।
तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, जो कि हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जैसा भी हम बताए हैं कि इस प्रकार आर्मेचर करंट आईए और फील्ड करंट के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो ये क्या है, ये फील्ड करंट है और ये क्या है, आर्मेचर करंट है। तो इसके बीच में जो हम कैरेक्टरिस्टिक खींचेंगे वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ये आई एफ कहाँ से प्राप्त किया गया है, यहाँ से हमें मिला है। और ये आई ए या इसको ISC बोल रहे हैं यहाँ पर, चूँकि ये शॉर्ट सर्किट है, ये है आपका, यहाँ से हमें प्राप्त होता है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पर जैसे जैसे आप क्या करेंगे, फील्ड करंट को बढ़ाएंगे, फील्ड करंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, EF की वैल्यू बढ़ेगी, EF की वैल्यू बढ़ेगी। चूंकि ये क्या है आपका टर्मिनल क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, अतः इसमें करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और इंक्रीज होगी तो क्या होगा, मतलब फील्ड करंट बढ़ा है तो EF बढ़ा, EF की वजह से क्या होगा, चूंकि ये शॉर्ट सर्किटेड है, इससे क्या होगा, आपका करंट बढ़ेगा और हमें ये इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। अब एक चीज़ हमें ध्यान में कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में यह ग्राफ हमें नॉन लीनियर मिला था, लेकिन यहाँ पर हमें लीनियर ग्राफ मिला, जबकि वहाँ पर भी फील्ड को ओवर एक्साइट रखा गया था, यहाँ पर भी फील्ड को ओवर एक्साइट रखा गया है। इसके बाद भी वहाँ पर नॉन लीनियर था और यहाँ पर हमें लीनियर मिल रहा है। अब ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि SCC का ग्राफ क्यों लीनियर होता है। ये लाइन हमने यहाँ लिख भी दिया है, जब SCC का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है और OCC नॉन लीनियर होती है, जबकि दोनों का ग्राफ में फील्ड करंट को ओवर एक्साइटेड रखा जाता है या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि ये क्यों SCC लीनियर होता है। तो SCC ग्राफ क्यों स्ट्रेट लाइन होता है या क्यों लीनियर होता है, इस पर हम लोग देखते हैं। अब आपने इसको क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किटेड कर दिया है। आप इस ग्राफ से इस प्रीवियस ये आप इसके बारे में जानते हैं, ये क्या है आपका इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस का। तो यहाँ से आपको क्या होगा, तो जो ER की वैल्यू है, ये वोल्टेज है, ER की वैल्यू ये किसके बराबर होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप प्लस ये वोल्टेज ड्रॉप। तो हमने लिख दिया ER इक्वल टू, जो इसको क्या बोलते हैं, एयर गैप वोल्टेज बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, जनरेटेड वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पर IaRa प्लस JXL, तो ये क्या होगा, IaRa प्लस JXL किसके बराबर होगा, एयर गैप वोल्टेज के बराबर होगा। तो यहाँ समझ में आ रहा है। वही चीज़ हमने यहाँ ऊपर भी लिखा है कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज 0 पर होता है। इस प्रकार एयर गैप फ्लक्स φR के द्वारा हमें एयर गैप EMF पैदा होता है, जो कि लीकेज इम्पीडेंस, मतलब ये क्या है, लीकेज इम्पीडेंस, इसको हम बोलते हैं। RaXL को लीकेज इम्पीडेंस बोलते हैं और Ra प्लस JXL प्लस XAR को सिंक्रोनस इम्पीडेंस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, Ra प्लस XL को क्या बोलते हैं, लीकेज इम्पीडेंस बोलते हैं, लेकिन Ra प्लस XL प्लस XAR को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस इम्पीडेंस बोलते हैं। अब हमें देखते हैं कि इसको हमें समझने के लिए हम एक लाइन से ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, इसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, और रिएक्टेंस क्या होता है, XAL प्लस XAR क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अतः इसमें कौन सा लोड आपका रहेगा, इंडक्टिव लोड होगा। और इंडक्टिव लोड में कौन सा मैग्नेटाइजेशन होता है, डीमैग्नेटाइजेशन होता है। डीमैग्नेटाइजेशन होने की वजह से इसमें फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज नहीं होती है। फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। जब फील्ड की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी, तो उसमें सैचुरेशन की कंडीशन नहीं आएगी। और जब सैचुरेशन की कंडीशन नहीं आएगी तो इसका जो ग्राफ होगा SCC वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, हम ऐसे भी बता सकते हैं और इसको हम लोग फेजर डायग्राम से देख भी सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका फेजर डायग्राम देखते हैं, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में फेजर डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर आप ये पाएंगे कि रिजल्टेंट एयर गैप
या एयर गैप में जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जितना लोड बढ़ाएंगे वो घटेगा। यहाँ से आप ये इस ग्राफ से देखते हैं। पहले हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ से ई आर इक्वल टू ये हमें मिला, ये पहले हम देख चुके हैं। यहाँ से ई एफ इक्वल टू क्या ले सकते हैं आपका, ई एफ इक्वल टू आई ए आर ए प्लस जे एक्स एल प्लस एक्स ए आर, ये होगा आपका। अब बात करते हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं ई एफ इक्वल टू आई ए आर ए प्लस जे एक्स एल प्लस एक्स ए आर, यहाँ से आपको मिल गया। अब बात करते हैं कि इसकी हेल्प से हमें ये फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे। पहली बात तो आपको एक क्लियर हो गया होगा, ये कौन सा लोड होगा, इसमें लगभग क्या 99% प्योरली इंडक्टिव होगा। अतः यहाँ पर जो आईए क्या होगा, वो क्या करेगा, टर्मिनल वोल्टेज से लैग करेगा। चूंकि यहाँ वीटी क्या है आपका, जीरो है, यहाँ टर्मिनल वोल्टेज क्या है आपका, जीरो है, इसलिए यहाँ पर वीटी नहीं लिखे हैं, क्योंकि यहाँ वीटी इक्वल टू क्या है, जीरो है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर नहीं लिखा। अब यहाँ हमने देखिए आईए खींचा। सबसे पहले आप ऐसे अपने आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ये आपने आईए खींचा, ये थोड़ा सा हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया, फिर हमने ये आईए ड्रा किया। अब आईए क्या होगा, इसमें हमने क्या लिया, आईए आर ए, ये वैल्यू क्या होता है, बहुत छोटी ली जाती है आईए आर ए, और फिर आईए आर ए आपको ये मिल गया। इसके बाद इसमें क्या जोड़ेंगे, आईए एक्सएल। आईए एक्सएल क्या करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा, तो ये क्या होगा आपका आईए एक्सएल, आईए एक्सएल। और आईए आर ए प्लस आईए एक्सएल को क्या बोलते हैं, ई आर बोलते हैं। तो ये हमें क्या मिला, ई आर मिला। अब क्या हमने बोला, हमें क्या चाहिए, ई एफ चाहिए। ई एफ के लिए क्या चाहिए, तो इसमें हम क्या जाए, आर्मेचर रिएक्शन के रिएक्टेंस को भी क्या करें, ऐड कर लें, तो वो भी क्या होगा, इसी के लाइन में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई ए एक्स ए आर, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ई आर ई एफ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आई ए है और ये क्या है आपका ई एफ है, तो ई एफ से ही क्या हो जाएगा, आई जो आपका आई एफ होगा, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, फाई एफ होगा, इससे क्या होगा 90 डिग्री होगा। और इससे और आपका ये जो होगा ई आर से, जो आपका ई आर से आपका फाई ए जो होगा, ये क्या होगा, जो आपका रिजल्टेंट, ये तो रिजल्टेंट से इसको मिलता है, और इसकी वजह से आपका इसकी दिशा में आपका ये आर्मेचर रिएक्शन की वजह से मुझे क्या मिलेगा, ये फाई ए मिलेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली मेरा फाई आर मिल जाएगा। तो इसको हम यहाँ से देख भी सकते हैं। हमने देखिए आई ए पहले खींचा, फिर ये मेरा आई ए आर ए हो गया ये लाइन, और फिर आई ए एक्सएल के थ्रू मुझे ई आर मिल गया, ये मुझे मिल गया। फिर हमने इस आई ए एक्सएल में क्या जोड़ दिया, आई ए एक्स ए आर जोड़ दिया, और इस तरह से मुझे ये ई एफ प्राप्त हो गया। तो ये मुझे इक्वेशन मुझे मिला, इस इक्वेशन। अब बात करते हैं फेजर की, बात करते हैं। तो हमेशा जो ई एफ होता है वो फाई एफ से 90 डिग्री ये लैग करेगा, ये लैग करेगा, ये लीड करेगा। इसी तरह ई आर में क्या, और ई आर और फाई आर में क्या होगा, ये 90 डिग्री लीड करेगा। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, हमने फाई एफ खींचा इससे 90 डिग्री, और यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन की वजह से आर्मेचर करंट की वजह से क्या होगा, आपका आर्मेचर रिएक्शन होगा। और यहाँ से हमने क्या लिखा, ये करंट इस साइड है, तो ये भी फाई ए भी क्या होगा, इसी के दिशा में होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे फाई आर प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो एयर के फ्लक्स है या फाई आर है, वो जैसे से लोड को इंक्रीज कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। कभी कभी से ग्राफ में लोग इसको 90 डिग्री पर दिखा देते हैं, मतलब आई ए को 90 डिग्री पर यहाँ पर इसके, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, इसलिए ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों की हेल्प से, अभी हम पहले बोले थे कि हम इम्पीडेंस प्राप्त करते हैं ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके कैलकुलेशन से हम जेडीएस प्राप्त करेंगे। इस जेडीएस प्राप्त करने के लिए हमें एक ही ग्राफ शीट पर, मतलब सेम ग्राफ शीट पर हम लोग क्या करेंगे, ओसीसी और एसएससी ड्रा करेंगे। तो आपने देख लिया होगा कि ये सेम ग्राफ है। तो यहाँ पर अब ई एफ है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज, और ये फील्ड करंट, और आईएससी। तो हमने क्या किया, एक ही ग्राफ पर देखिए दो ग्राफ हमने ओसीसी और एससीसी ड्रा कर दिया। अब इसे ड्रा करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि
OCC से हम वोल्टेज निकालेंगे और SCC से हम लोग करंट निकालेंगे, बट फील्ड करंट क्या होगा, सेम होगा। सेम फील्ड करंट पर ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट को हम लोग आपस में डिवाइड कर देंगे, मतलब वोल्टेज अपान करंट, वो क्या हो जाएगा, इंपीडेंस हो जाएगा। वही चीज हमने लिखा है कि सेम ग्राफ शीट के द्वारा सहायता से सेम फील्ड करंट के पर रेटेड टर्मिनल वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट के द्वारा प्राप्त करते हैं, जिसकी हेल्प से ZS की प्राप्त करते हैं। तो ZS इक्वल टू क्या था, ओपन सर्किट वोल्टेज पर फेज और शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट। तो ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होगा, आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से OCC से ओपन सर्किट वोल्टेज मिला, वो AB है, और यहाँ से मुझे क्या मिला, इसी सेम फील्ड करंट पर हमें ये आपका ये करंट SCC है, तो ये क्या हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, आपका करंट मिल जाएगा। तो इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, ZS मिल जाएगा, और ZS इक्वल टू हम क्या सकते हैं, और XS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ZS माइनस ZS का होल स्क्वायर माइनस RA का होल स्क्वायर होता है, ये लिखना भूल गए थे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं। और मेरा तो इसी पर एक हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हैं कि हम लोग एक न्यूमेरिकल है मेरा, और ये कंपटीशन में आया भी है कि एक 200 kVA का 480 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर विथ अ रेटेड फील्ड करंट ऑफ 5 एम्पियर वाज टेस्टेड एंड फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड। ओपन सर्किट टेस्ट में हमें टर्मिनल वोल्टेज 550 मिला, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में मुझे आर्मेचर करंट 300 एम्पियर मिला, जबकि फील्ड करंट क्या है, दोनों का सेम है, रेटेड पर है। अब हम लोग क्या करते हैं, व्हेन अ DC वोल्टेज 10 वोल्ट was applied to two terminals a current of 25 एम्पियर was measured। मतलब हमने क्या किया, आर्मेचर में एक DC सप्लाई लगाया और उसको हमने 10 वोल्ट दिया, और उस 10 वोल्ट से हमें कितना करंट इसमें मिला, 25 एम्पियर मिला। ये हमें क्वेश्चन दिया, मतलब ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया गया, और DC सप्लाई दे करके यहाँ पर हम रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए दिया गया है। अब हमें क्या निकला, फाइंड द मॉडल एट द रेटेड कंडीशन पर द रेटेड आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड अप्रॉक्सीमेट सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो हमें क्या निकलना है, हमें रेटेड कंडीशन पर हमें आपका इसका ZS फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से अगर देखेंगे 2 रेजिस्टेंस है, तो R इक्वल टू वोल्टेज अपान करंट, तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपान ये 2IDC। तो वोल्टेज कितना दिया इसका, 10 वोल्ट दिया है, और 2 इंटू करंट, करंट कितना दिया था, 25 एम्पियर। तो यहाँ से जो इस RA की वैल्यू क्या हो गई, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.2 ओम हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज की बात करते हैं। इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज, यहाँ पर मुझे जो वोल्टेज आएगा, यहाँ पर जो वोल्टेज हमें मिलेगा, यहाँ पर ग्राफ नहीं दिया है, यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा, जैसे आपका ये यहाँ पर हमें कितना टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज को हम क्या करेंगे, चूंकि स्टार कनेक्टेड है इसलिए √3 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 554 को हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर वोल्टेज दिया है 540 को हम क्या करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, तो ये मुझे मिल जाएगा, मतलब हमें वोल्टेज हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ZS निकालना है। तो ZS इक्वल टू क्या होता था, याद कीजिए, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट, और जबकि क्या होगा, रेटेड, मतलब रेटेड फील्ड पर, मतलब एक दोनों का फील्ड क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आया, 311.8, और शॉर्ट सर्किट करंट कितना मुझे ऑलरेडी दिया है, और वो कितना है, 300 एम्पियर। तो ये 300 एम्पियर, तो इससे क्या निकल जाएगा, ZS। तो यहाँ से देखिए वही ZS निकाला गया है, ZS का यही हमने यहाँ लिख दिया, सेम चीज़, ZS की वैल्यू। और RA की वैल्यू क्या दे रखा है, ऑलरेडी हम लोग पहले से फाइंड आउट कर रखे हैं। तो RA की वैल्यू आपका क्या दे रखा है,
यहाँ से R की वैल्यू 0.2 ओम आया। तो इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.02 ओम। तो इस प्रकार हम ये पाए कि ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, इम्पीडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब हम सिंक्रोनस मशीन का पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका वोल्टेज रेगुलेशन, इसकी हेल्प से हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।